ये लाइट जलाना है। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भोजन से रिलेटेड संबंधित प्रश्न जो है हमेशा जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बेसिक होता है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है पूछा जाता है। साथ ही साथ इसका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी होता है। तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए जब हम बहुत सारा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, तो उन सब में अगर हम भोजन से रिलेटेड यानी फूड से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है जो आखिरी हिस्से में दिया हुआ रहता है किताब, अगर उसमें हम देखेंगे तो बहुत सारा टॉपिक्स हमको देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं हमको समझ में आएगा कि भोजन में जो है हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो किस तरीके से हमको पढ़नी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम सबको पता है कि भोजन जो होता है वो एक इंसान हो या एक जानवर हो, किसी के लिए भी जो भोजन है बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे जो भोजन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंसान को जो भोजन की आपूर्ति होती है उनमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ उसमें मौजूद रहता है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहला स्लाइड जो है एक इंट्रोडक्शन पॉइंट दिया हुआ है इसमें। जैसे कि भोजन के बारे में अगर हम देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ही हम लोग चलिए फोकस करते हैं। रेड कलर यूज कर रहे हैं ताकि ये आपको आसानी से दिखे। भोजन वह पोषक तत्व है जो किसी जीव की जैविक जैविक प्रक्रियाओं को संचालित रखने एवं वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। तो कभी भी क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि क्या होता है भोजन, इसका डेफिनेशन। आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन का सही डेफिनेशन क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन भोजन किसे कहते हैं, तो 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो भोजन वह पोषक तत्व है जो किसी भी जीव को जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल जो चीजें होती है, दिनचर्या, एक इंसान को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, एनर्जी चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए, उसका शरीर में जो कोशिका डैमेज हो रहा है उसको रिप्लेस होते रहना चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, उसका वृद्धि होना चाहिए, अगर बच्चा है तो वृद्ध होकर के बड़ा होना चाहिए। इन 3 चीज का आवश्यकता पूरा होना चाहिए। तो यही चीज बोल रहा है संचालित रखने के लिए क्या क्या, तो वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, यानी संचालन के लिए, यानी कि उसको खुद को संचालित रखने के लिए यानी जिंदा रखने के लिए, और उसके अलावा उसकी वृद्धि के लिए कि उसके बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। जैसे पेड़ है, छोटा है तो बढ़ के बड़ा होगा, लेकिन पत्ता जब गिर जाता है तो नया पत्ता भी आता है, तो रीग्रो करने के लिए भी उसको चाहिए। साथ ही साथ उसका विकास के लिए यानी उसका डेवलपमेंट ओवरऑल, तो उसको डैमेज सेल्स को, कोशिका को रिप्लेस करने का क्षमता भी चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसको अपना आकार, अपना जो विस्तार है उसको बढ़ाने का, उसके अंदर विकास करने का क्षमता होना चाहिए और उसको ऊर्जा मिलना चाहिए। सिंपल सा डेफिनेशन था। एक पहला पॉइंट अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से आपसे क्वेश्चन बनेगा और इसको हिट करेगा। हम आपके केके सर, हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि आपका एग्जाम में किस तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाए ताकि आपको पता रहे कि इसको पढ़ना कैसे है। तो पहला बात समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेशन से ही बन जाएगा कि भोजन किसे कहते हैं। 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से बोलेगा आप चुनिए। अब भोजन में जो दूसरा स्टेटमेंट जो अगर पूछ सकता है कि भोजन में क्या क्या चीज पाया जाता है, भोजन में क्या क्या चीज आवश्यक होना चाहिए, तो पहला चीज जो भोजन में हम लोग को पता होना चाहिए वो एक है क्या, प्रोटीन। यानी भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी हम जो खाना खा रहे हैं, कोई भी जीव खाना खा रहा है उसको प्रोटीन की आवश्यकता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि उसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। तीसरा क्या है, वसा यानी फैट का आवश्यकता है। खनिज यानी मिनरल्स का जरूरत है। इसके अलावा विटामिन्स, विटामिन्स का भी आवश्यकता है, यानी नीड है विटामिन्स का। विटामिन्स का नीड क्यों होता है, क्योंकि ये आपके शरीर को क्षमता प्रदान करता है कि किस तरीके से किसी भी इंसान को अगर बीमारी हो जाए तो उस बीमारी से लड़ना कैसे है, उस बीमारी को ठीक करने का जो क्षमता होता है
वो शरीर डेवलप कब कर पाता है? जब उसको सफिशिएंट मात्रा में क्या मिलता है? खनिज यानी मिनरल्स और विटामिन की अगर उसके शरीर में मतलब पूर्ति रहती है, तब उसका शरीर क्या रहता है? पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट और सक्षम रहता है, अन्यथा वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसके अलावा भोजन में कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि फाइबर की भी आवश्यकता होती है। तो क्या ये छूट गया है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, इसमें एक फाइबर को भी आपको ऐड कर लेना है। यानी पहला चीज प्रोटीन की आवश्यकता है, दूसरा चीज कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, तीसरा वसा होना चाहिए, चौथा खनिज यानी मिनरल्स होना चाहिए, पांचवा विटामिन होना चाहिए, छठा क्या हो सकता है? तो छठा फाइबर्स। छठा फाइबर्स। अगर इसका एकदम शुद्ध हिंदी जानना चाहेंगे क्या होता है, तो इसका शुद्ध हिंदी होता है रुक्षाएं, रुक्षास। ठीक है, फाइबर से भी आप आई होप समझ रहे होंगे। और आखिरी चीज जो है उसको आप मान सकते हैं वाटर, यानी पानी भी बहुत जरूरी है, बिना पानी के भी सर्वाइवल मुश्किल है। तो कोई भी इंसान अगर ग्रहण कर रहा है तो उसको यही चीज की आवश्यकता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज, विटामिन, फाइबर्स जिसको हम लोग रुक्षांश भी बोल सकते हैं, और वाटर। ये 7 चीज की आवश्यकता होती है एक मनुष्य को अगर उसको भोजन ग्रहण करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से एकदम बुलेट पॉइंट की तरह इसको लिख लेना है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है कि सोर्सेज ऑफ फूड, यानी भोजन का स्रोत क्या है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? खाली पढ़ लेने से नहीं होगा ना, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो अब आपसे ऑप्शंस दे सकता है कि भोजन का जो स्रोत होता है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला पेड़ पौधे, सभी प्रकार के भोजन का स्रोत है। कुछ भोजन पौधों से सीधे प्राप्त होते हैं, परंतु जहां जानवरों के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें भोजन का स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो बकरी है या गाय है या घोड़ा है, कोई भी चीज अगर हम लोग पाल रहे हैं तो उसका डायरेक्ट स्रोत क्या है? उसका डायरेक्ट स्रोत है कि हम उसको पेड़, कोई भी जानवर है तो उसको डायरेक्ट पेड़ पौधा ही खाना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि पेड़ पौधे के सभी प्रकार के भोजन स्रोत है, यानी कि जितना लोग भी जीव है दुनिया में वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधा पर ही निर्भर है। तो पहला स्रोत क्या हो गया? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा पहला स्रोत हो गया भोजन का, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जैसे पौधों में, पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन इस प्रकार है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। अब ये एग्जाम्पल दे दिया है तो आपसे ये नहीं पूछेगा कौन किस प्रकार का होता है, आपसे पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल दे देगा कि यहाँ पे दाल है, चना है, सोयाबीन है, मटर है, और कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया इत्यादि। बोलेगा ये सभी जो है ये भोजन ये पेड़ से प्राप्त होते हैं। तो ये किस प्रकार के पेड़ के हिस्से को खाने से प्राप्त होते हैं? तो पेड़ के बीज, यानी जो पेड़ होता है, जो भी फल होता है या जो भी तरह का सब्जी होता है, तो कुछ इंसान जो कंज्यूम करता है उसमें से इनका नाम अगर पूछेगा तो ये कौन सा हिस्सा है पेड़ का, यानी प्लांट का कौन सा हिस्सा है? तो बीज यानी सीड्स। इसको हम मनुष्य लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट ग्रहण करते हैं। दाल खाते हैं, चना खाते हैं, चावल खाते हैं, मटर खाते हैं, सोयाबीन, ये क्या खा रहे हैं? पौधे का किस हिस्सा को खा रहे हैं? तो हम बीज को खा रहे हैं। तो यही आपसे पूछेगा इस तरीके से। तो क्या हम पौधे का बीज को खा सकते हैं? इस तरीके को क्वेश्चन बन सकता है कि पौधे का किस किस हिस्सा को खाया जा सकता है? जड़ को? बिल्कुल। बहुत सारा पेड़ ऐसा है, पौधा ऐसा है जिसका हम लोग जड़ खाते हैं। ठीक है। फिर तना यानी स्टेम को? बिल्कुल। बहुत सारा पौधा ऐसा है जिसका हम लोग तना खाते हैं। ठीक है, जड़ हो गया, तना हो गया। पत्ता, तो पत्ता भी खाते हैं। फूल, तो फूल भी खाते हैं। किसी का बीज, तो बीज भी खाते हैं। तो ये तो बात पक्का पता है कि हम लोग सब हिस्सा को खाते हैं, अलग अलग सब्जी का। जैसे पालक अगर हमको खाना है तो क्या उसका जड़ खाते हैं? नहीं। पालक साग खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं हम? उसका पत्ता खा रहे हैं। आ रहा समझ में? इस तरीके से कभी हम फूल खाते हैं कोई चीज का, तो किसी का सीड खा रहे हैं, ठीक है ना, बीज खा रहे हैं, तो अलग अलग हिस्सा का हम लोग सेवन करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट का किस किस हिस्से को खाया जा सकता है? तो सभी हिस्से को, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन वहां पे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ये सब जो दिया हुआ है दाल चना, ये पौधा का कौन सा हिस्सा है, तो आपको तुरंत बताना होगा बीज। आ रहा है मेरा बात समझ में? ठीक है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलिए आगे अगला स्लाइड में देखते हैं कि फल। अब फल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। फ्रूट्स क्या होता है?
दो प्रकार का होता है। पहला हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स। ऐसा फ्रूट्स जो सच्चा फ्रूट्स है, यानी क्या है? ऐसे फलों का जिस जिस फलों को हम लोग सेवन कर रहे हैं, जिस फलों को खा रहे हैं, उस फलों का निर्माण अगर किसी भी प्रकार से अंडाशय से हुआ है, यानी ओवरी से हुआ है, तो वैसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। आ रहा बात समझ में? किससे हुआ है? अंडाशय यानी ओवरी से हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट्स, जिसको हम लोग सेवन कर रहे हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिसका निर्माण जिसका निर्माण जो होता है वो ओवरी से नहीं होता है, जिसका निर्माण होता है जैसे थैलामस से हो गया, ठीक है ना? किसी का निर्माण थैलामस से भी होता है। जैसे कि एग्जांपल सर बताइए। तो एग्जांपल में हो गया बाबू एप्पल, यानी सेब। सेब को हम लोग ट्रू फ्रूट नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा सर कुछ और एग्जांपल बताइए। तो पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल हो गया। इसके अलावा सर कुछ और बताइए। तो स्ट्रॉबेरी हो गया। इसके अलावा कैश्यू नट, काजू। तो ये सब जो है फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है, क्योंकि ये सभी फलों का जो हिस्सा खा रहे हैं हम, उसका निर्माण ओवरी से नहीं हुआ है। या तो जो उसका फ्लावर था, उसका जो फूल था, उसका सतह से उसका निर्माण हो गया, या तो थैलेमस वाला हिस्सा था उससे उसका निर्माण हो गया। तो इसीलिए इस तरीके के जो भी फ्रूट्स है उसको हम लोग ट्रू फ्रूट्स नहीं कहते हैं। इस तरीके के फ्रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और ट्रू फ्रूट्स उसको कहते हैं जिसका निर्माण ओवरी से हुआ। तो क्या हम लोग फल को खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। तो ये भी हिस्सा खाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया? जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया आदि। अब एक कदम चल करके अगर आगे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट है, कौन सा ट्रू फ्रूट्स है, तो वहां पे फंसिएगा मत। मैंने इसको भी बता दिया है यहाँ पे इस टॉपिक में कि ट्रू फ्रूट्स कौन सा है और फॉल्स फ्रूट कौन सा है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला, जितना प्रकार का पेड़ पौधों से हम लोग को सब्जी मिलती है वो सब हम लोग खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। जैसे आलू हो गया, गोभी हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, बहुत तरह का सब्जी जो है हम लोग उसको खाते हैं। चलिए यहां तक हम लोग क्लियर है। अगला स्लाइड देखते हैं। जंतु। अब हम लोग का पहला स्रोत खत्म हो गया पेड़ पौधे से, यानी पेड़ पौधे का हम बीज वाला हिस्सा भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं और वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं। पेड़ पौधे से हमको वेजिटेबल्स भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलता है और कुछ बीज जो मिलता है उसको भी हम लोग ग्रहण करते हैं। तना भी खाते हैं, ठीक है, जड़ भी खाते हैं। तो तना जड़ बहुत सारा सब्जी में आ जाता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अदरक। अदरक का हम लोग क्या खा रहे हैं? तो तना खा रहे हैं। आलू क्या हो गया? गाजर क्या हो गया? तो इस तरीके से हम लोग किसी का जड़ खा रहे हैं, किसी का तना खा रहे हैं। उसमें क्या होता है? उसमें पोषक तत्व क्या होता है? पौधा अपना जमा करता है, और जमा करने के बाद उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं एक तरीके से कि पौधा जो है उसको जमा करेगा, उसको निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग जंतु यानी एनिमल्स को। तो एनिमल्स को भी क्या करते हैं? भोजन के रूप में लेते हैं, चाहे कि मछली हो जाए, कि जितना तरह का एनिमल्स है सबको खाया जा सकता है। चलिए जैसे कि भोजन में उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारा एग्जांपल हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, ये सब क्या है? भोजन का एक रूप है। अगला है हम लोग कवक यानी फंगी को भी खाते हैं। तो फंगी में केवल एक चीज जो है जो बहुत ज्यादा खाया जाता है वो तो हो गया क्या? मशरूम। इसके अलावा फंगी में और भी सारा वैरायटी होता है। जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए फंगी में, तो इसको हम लोग अगर, ये तो हो गया सिंगुलर, अगर इसका प्लूरल में जाएंगे तो फंजाई बोलते हैं। तो जो कवक होता है, जो फंजाई होता है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ईस्ट ले लिए, ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह का हम लोग खाने का पदार्थ बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जिसका हम लोग सेवन करते हैं। इसके अलावा फंगी के अलावा हम लोग बैक्टीरिया को भी खाते हैं। बैक्टीरिया में क्या हो गया? तो दही खा रहे हैं, तो वो भी क्या है? बैक्टीरिया का भी सेवन कर रहे हैं। तो कवक के अलावा हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया का भी सेवन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इतना सारा चीज जो है कवर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग का जो लिखा हुआ था कवक, बैक्टीरिया, फंगी तक, अब इसके अलावा हम लोग इसको एक और ऐड कर लीजिए, बैक्टीरिया भी। बैक्टीरिया का भी हम लोग सेवन करते हैं। तो कौन सा? दूध। दूध में क्या मिलता है? तो दूध में हम लोग को मिलता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका हम लोग सेवन करते हैं। अगला है, अगला टॉपिक जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, फाइबर होता है और पानी का भी एक हिस्सा होता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं
कि हमको किस चीज से क्या प्राप्त होता है। तो जैसे ऊर्जा प्रदान, हमें भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे कि कुछ कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज इसके घटक होते हैं जिन्हें पोषक न्यूट्रिएंट कहते हैं। भोजन के पोषक तत्व है, भोजन के घटकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, सिंपल सा एक बात बोल रहा है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का इस्तेमाल जीवित रहने के लिए करते हैं, और जो डैमेज कोशिकाएं है, जो कोशिकाएं जो है क्षतिपूर्ण हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए। और तीसरा हमारा हो गया कि जो हमारा शरीर है उसको विकास करने के लिए, जो प्लांट है, जो एनिमल है, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, जो बड़ा आदमी है जिम कर रहा है तो क्या कर रहा है, शरीर चौड़ा हो रहा है, मसल्स बढ़ रहा है, तो वो सब क्या हो रहा है, जब जिम करते हैं तो भोजन ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे, ऊर्जा के लिए, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और शरीर को विकासशील बना रहे हैं, यानी बड़ा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं। और अब इन सबको अगर देखा जाए तो भोजन के जो तत्व है उसको बेसिकली 3 वर्गों में बांटा गया, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला कि ऊर्जा के लिए, यानी ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम लोग किन तत्वों का प्रयोग करते हैं, यानी हम खाना में ऐसा क्या खाए जिसमें ऊर्जा ज्यादा हमको मिले। तो ऊर्जा के अगर स्रोत में देखा जाए तो 2 चीज ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। पहला है वसा और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला है वसा और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसका कुछ एग्जांपल्स दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे गेहूं खा रहे हैं हम, चावल खा रहे हैं हम, आलू खा रहे हैं, या घी पी रहे हैं, या तेल कोई भी तरह का। तो जो तेल है, घी है, ये सब क्या है, इसमें सब में क्या है, वसा है, फैट है। इसके अलावा जो गेहूं है, चावल है, आलू है, मक्का है, ये सब में क्या है, तो ये सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। तो क्या सर प्रोटीन नहीं होता है? प्रोटीन होता है सर, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। अब मान लीजिए किसी इंसान के अंदर में कोई तत्व है, उस तत्व के अंदर में 98% या 90% या 88% या 85% या 80% कोई एक तत्व मौजूद है, और दूसरा तत्व का जो परसेंटेज है वो 8% 10% है। तो हम किसके आधार पर उस तत्व का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचानेंगे कैसे, उसको जानेंगे कैसे? वो 10% की वजह से कि 80% की वजह से? तो 80% की वजह से। तो इसमें जो बहुतायता है, गेहूं, चावल, आलू, इन सब चीजों में, मक्का में, इन सब में क्या अधिकता है, तो अधिकता किसका है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऐसा खाने वाला मतलब एक तरीके से बीज है जिसमें बहुतायता किसका मिल रहा है, ऊर्जा के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत अधिक है। और जितना तरह का बटर है, फैट है, तेल है, घी है, ये सब में क्या मिलता है, तो ये सब में वसा का स्रोत के रूप में सब खाते हैं, सब में क्या है, वसा होता है। अब दूसरा जो है, पहला हो गया ऊर्जा के लिए, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला हो गया शरीर निर्माण, यानी कि ऊर्जा के लिए केवल इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे जानेंगे कि ऊर्जा के लिए और सब चीजों का प्रयोग हो सकता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शरीर निर्माण करने वाले। तो शरीर का निर्माण करना है, जैसे छोटा बच्चा है उसको बड़ा होना है, या हम हैं अगर हम जिम जाएंगे तो हमको अपना शरीर को चौड़ा करना है, मसल्स को बड़ा करना है, तो इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, अंडा खाना होगा, चिकन खाना होगा, मटन खाना होगा, प्रोटीन पाउडर लेना होगा, ताकि प्रोटीन का इनपुट क्या हो जाए, मेरे शरीर में बढ़ जाए। यानी ज्यादा से ज्यादा इनपुट हम क्या चीज का लें, प्रोटीन का लें। जैसे जैसे हम प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो क्या मेरा शरीर का निर्माण होगा, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का काम है ऊर्जा देना। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए अगर बॉडी बनाना है तो प्रोटीन लेना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। तो प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन मिलेगा कहाँ, तो प्रोटीन का जो सबसे बढ़िया पहला स्रोत हो गया, पहला हो गया दूध, दूसरा हो गया मुर्गा, मछली, मांस, अंडा, दाल, चना, सोयाबीन, मटर, ये सब का सब क्या है, तो ये सब का सब किसका स्रोत है, तो प्रोटीन का स्रोत है। क्लियर है बात यहां तक? यानी कि शरीर का हमको निर्माण करना है, शरीर का निर्माण करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोटीन का। ऊर्जा चाहिए तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वसा, और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। अब तीसरा, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें आपको विटामिन भी चाहिए होगा, मिनरल्स भी चाहिए होगा, फाइबर्स भी, वाटर भी। तो रचनात्मक खनिज यानी रक्षा करने के लिए जो यूज होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें हम ज्यादातर क्या लेते हैं, जितना भी विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इसका स्रोत जिस चीज में मौजूद होता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया सब्जी, पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया,
रुक्ष हो गया, जिसको रेशे बोलते हैं, यानी फाइबर हो गया, ये सबको लेना होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फाइबर जब हम लेते हैं तो फाइबर लेने की वजह से क्या होता है, बॉल मूवमेंट सही रहता है, बॉल मूवमेंट सही रहेगा तो डाइजेशन सही रहेगा, और अगर डाइजेशन सही रहेगा तो बॉडी में जो खाना खाएंगे उसका सही तरीके से क्या होगा, अवशोषण होगा, यानी एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, यानी प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन जो है अच्छे से पच करके शरीर क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा और कोशिकाओं तक पहुंच पाएगा। अगर हम सही से खाएंगे फाइबर्स को, तब मेरा वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर में अवशोषित हो पाएगा और सही से डाइजेस्ट हो पाएगा। अगर डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा तो मेरा सारा खाना क्या होगा, बाहर की ओर निकलता चला जाएगा और शरीर कमजोर होता जाएगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया जो आपका हो रहा है शरीर के अंदर में, वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम करना चाहिए उसको। आ रहा है बात समझ में? चलिए, अब इसमें ज्यादातर क्या होता है, जैसे कि अगर हमको रेशे वाले ज्यादा फाइबर्स वाले चीजें खानी है तो क्या खाएंगे, ज्यादा सलाद हो गया, खीरा, गाजर, मूली, रेड बीट जो हम लोग बोलते हैं, बीट रूट्स जिसको बोलते हैं, लाल लाल रहता है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, उसको खाएंगे। बैगन हो गया, बैगन का भरता बना करके चोखा जिसको बोलते हैं वो खाएंगे। कि जितना तरह का फल हो गया उसका जूस नहीं पिया जाता है, फल को डायरेक्ट खाएंगे, संतरा खाएंगे, नाशपाती खाएंगे, सेब खाएंगे, सबको क्या खाएंगे, साबुत खाएंगे, चबा चबा के साबुत खाएंगे, उसका जूस वूस नहीं पिएंगे। उसके बाद जितना भी तरह का और भी तरह का जितना भी सब्जी हो गया, जैसे पालक हो गया, ये सब हो गया, वो सब खाएंगे तो क्या होगा, उससे रफेज मिलता है। उसके बाद आपका पत्ता गोभी हो गया, पत्ता गोभी को भी डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, उसमें कीड़ा होता है जो दिमाग में चला जाता है कभी कभी। तो पत्ता गोभी को भी बढ़िया से उबाल करके, बढ़िया से उसको उबाल करके, उसको बढ़िया से उबाल करके उसका पानी फेंक दीजिए, फिर उसका बढ़िया से सूप बनाइए, या बढ़िया से उसको क्या कीजिए, बढ़िया से वॉश करके उबाल करके उसका सूप बनाने से क्या होगा, जो कीड़ा उसके अंदर मौजूद है, जो पैरासाइट्स होता है, वो मर जाएगा। क्योंकि वो खेत में उगता है और बरसात में तो खास करके इस तरीके का सब्जी को जो है इसीलिए बोला जाता है अवॉइड किया जाता है। सबसे बेहतरीन समय होता है ऐसे सब्जियों को खाने को, या तो ठंडा में खाइए या तो गर्मियों में खाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी एक बात क्लियर है कि कुछ तरह का मिलेगा हमको पदार्थ जिसमें बहुतायता होगी, ऊर्जा वाले चीजों का ज्यादा होगा। किसी में प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा तो प्रोटीन के लिए अलग टाइप का चीज है। उसके बाद हमको अगर अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है, खाने को उस हिसाब से चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सुने होंगे, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि खून का कमी हो गया शरीर में, तो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि आपको जो है अभी ज्यादा से ज्यादा आप जो है रेड मीट ज्यादा खाइए। कभी कभी क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, डॉक्टर बोलता है प्रोटीन कम कर दीजिए, क्योंकि खाना को वेरी करना पड़ता है समय समय पे शरीर के डिमांड की जरूरत के हिसाब से। कोई इंसान अगर जिम जा रहा है, बहुत ज्यादा जिम कर रहा है, तो क्या होगा, उसको बोलता है जिम ट्रेनर कि आप प्रोटीन बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब शरीर को आवश्यकता है। नहीं बढ़ाइएगा तो क्या होगा, शरीर मोटा होने के बजाय और क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा। किसी को अगर यूरिया हो जाता है, ठीक है ना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया हो जाता है, बोल रहे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया तो फर्टिलाइजर हो गया, तो अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ गया तो अब यूरिक एसिड जैसे ही बढ़ता है डॉक्टर बोलता है प्रोटीन इंटेक कम कर दीजिए, यानी कि प्रोटीन का जो आप सेवन कर रहे थे उसको घटा दीजिए। ठीक है ना, यूरिक एसिड बढ़ता है तो पैर में बहुत दर्द हो जाता है, पैर खींचता है, तनाता है, तो तुरंत डॉक्टर बोलता है कि आप तुरंत क्या कीजिए, इंस्टेंट प्रोटीन का इंटेक को कम कर दीजिए। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो अभी हम लोग देख चुके थे, गेहूं है, आलू है, तेल है, घी है। शरीर निर्माण करने वाले पता ही है, मतलब देने वाले, प्रदान करने वाले हो गया, पपीता हो गया, नींबू, प्याज, गाजर, पालक, खीरा, टमाटर, इन तरीके का जितना भी सब्जी हो गया ये सब। अगला, अब हम लोग आते हैं सबसे पहला कि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और आप लोग के लिए एक टेस्ट लेकर के भी आए हैं, उस टेस्ट के बारे में भी हम लोग पूरा बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बहुत प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के शक्कर यानी सुगर्स देखने को मिलते हैं। सबसे अगर देखा जाए तो मान जिसको स्टार्च बोलते हैं, सेलुलोज आदि, जिनमें कार्बन होता है, ठीक है ना, क्या क्या होता है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और सामान्यतः इसका जो रेशियो होता है बोला जाता है 1:2:1। कहने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन का 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 2 होगा इस टू यानी रेशियो में, और ऑक्सीजन 1 होगा, ये अनुपात में होगा। तो अगर ये अनुपात में है तो इन जनरल उसको क्या कहा जाता है,
कार्बोहाइड्रेट्स इन जनरल बोला जाता है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद है, लेकिन इन जनरल आपको मान के चलना है कि यही होता है। अब इस सब को क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स विभिन्न प्रकार के शुगर्स जो होते हैं, जैसे मांड हो गया, स्टार्च, सेलुलोज आदि, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अनुपात होती है इस प्रकार होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ग्लास, ठीक है ना, ग्लास में क्या है? पानी है, ग्लास में पानी है। अब मान लीजिए किसी हम कार्बोहाइड्रेट्स को, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स लिए और उसको उठा करके हम पानी में डाल दिए। पानी में डालने के साथ क्या होगा कि जो सैकराइड्स होगा वो टूटेगा, टूट करके सबसे छोटा हिस्सा में पहुंच जाएगा। यानी कि एक ऐसा हिस्सा जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उसको दोबारा तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? उसका नेचर यानी प्रॉपर्टी ही पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब जैसे कि हम मोनोसैकेराइड्स को ले लें, तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में भी जो जो मेरा क्लास किया होगा उसको पता होगा कि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि मोनोसैकेराइड्स एक ऐसा शक्कर होता है जो सबसे सरल यानी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं। आ रहा बात समझ में? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे सिंपल यानी सबसे साधारण, सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर बताए हैं मोनोसैकेराइड्स को सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स का रूप के रूप में जाना जाता है, कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे सरल रूप है यानी सबसे सिंपलेस्ट रूप है वो कौन सा है? तो वो है मेरा मोनोसैकेराइड्स। क्यों है? तो मोनोसैकेराइड्स एक ऐसा यूनिट होता है जो सबसे छोटा हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कार्बोहाइड्रेट शुरू ही वहीं से होता है, उससे छोटा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का पॉसिबल नहीं है। अगर उससे तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रह जाएगा, वो किसी और चीज में बदल जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स है जिनमें शक्कर की केवल एक इकाई होती है, एक यूनिट होता है। अब उसका एग्जांपल्स क्या है सर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल जो जो है आपको एग्जाम में याद होना चाहिए, इससे 110% क्वेश्चन बनता है। आपसे वहां पे ऑप्शंस दे देगा, अब बोलेगा पहचानिए इनमें से मोनोसैकेराइड्स कौन सा है, इसमें से ओलिगोसैकेराइड्स कौन सा है, इसमें से पॉलीसैकेराइड्स कौन सा है। तो मोनोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स हो गया जो एक इकाई, शुगर का एक इकाई यानी कार्बोहाइड्रेट्स का केवल एक इकाई से बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा हो गया? तो ग्लूकोज हो गया सर। कौन सा हो गया? ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कौन सा हो गया? फ्रक्टोज। क्या हो गया? फ्रक्टोज। तीसरा कौन सा हो गया? गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये इन जनरल आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये किस प्रकार का है? तो ये सब मोनोसैकेराइड्स। अगला हम लोग अगर देखेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स किसको कहते हैं? कि सिंपल, जो अभी तक हम लोग देखे थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उसका एक समूह जब जुड़ेगा, यानी कि अब तक अगर मान लो एक डब्बा हम बना ले, एक डब्बा मेरा क्या है? एक डब्बा मेरा जो है वो है मोनोसैकेराइड्स। अब क्या होगा कि मान लो दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ा हुआ है और एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया है जो अलग टाइप का है। तो यहाँ पे एक हिस्सा था, एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट है। दोनों क्या होगा? सेम दिखेगा कि अलग अलग? सेम दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक चीज क्लियर हो गया, यानी कि यहां पे जो ओलिगोसैकेराइड्स है उसमें एक मोनोसैकेराइड था प्लस एक मोनोसैकेराइड और है, तो मिनिमम कितना मोनोसैकेराइड्स हो गया? 2। और इसी तरीके से अगर एक और जुड़ जाए, एक और जुड़ जाए, और जुड़ जाए, और जुड़ जाए, इस तरीके से एक चेन बना ले, तो मैक्सिमम कितना तक? तो मैक्सिमम 10 तक। यानी कि 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड्स अगर किसी चीज में पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। कहने का मतलब क्या है सर? कि अगर मान लीजिए हम कोई एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स को उठाए और उसको पानी में डाले, तो पता चला ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ था और टूट गया पानी में, और 2 मोनोसैकेराइड्स हमको पानी में जाकर के मिला, 1 और 2। तो ये जो पानी में डाले थे जिस सैकेराइड्स को, ताकि हम चेक कर सके ये मोनो है या पॉली है, ये ओलिगो है,
तो जब वो 2 हिस्सा में टूटा है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलिगो है। 3 हिस्सा में भी टूटेगा तो यानी ऑलिगो है, 4 में भी टूटा तो ऑलिगो है। कब तक, यानी कि पानी में जाने के बाद 2 हिस्सा में टूटे और अधिकतम 2 से लेकर के कितना 10 हिस्सा तक टूटे, यानी 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना हो या मिनिमम 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना हो। इन बीच में अगर कोई भी तरह का कार्बोहाइड्रेट्स आएगा तो वो सब कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहेंगे, सब कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। यानी एक ऐसा प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स जिसको पानी में डालने पे 2 हिस्सा में टूट जाए तो ओलिगो हो गया, 3 हिस्सा में टूट जाए तो भी ओलिगो, 4 हिस्सा में टूट जाए तो भी ओलिगो। क्यों टूट रहा है 4 हिस्सा में, क्योंकि वो 4 मोनोसेकेराइड से बना हुआ है। आ गया बात समझ में। अब इसका कुछ एग्जांपल्स, तो बिल्कुल एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर मान लो दो हिस्सा से मिलकर बना हुआ है तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स, 3 से मिलकर के बना हुआ है तो ट्राइसैकेराइड्स, और इसको जब भी पानी में डालोगे तो ये 3 हिस्सा में टूट जाएगा, इसको डालोगे तो 2 हिस्सा में टूट जाएगा। तो सर ये जो डाई है, ट्राई है, ये सब किस कैटेगरी में लाई करता है, तो ओलिगोसैकेराइड्स। तो क्या ओलिगोसैकेराइड्स एक सैकेराइड्स का नाम है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है? नहीं, एक समूह का नाम है। उस समूह के अंदर में वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का समूह मतलब को रखा गया है, वैसे लोगों को रखा गया कार्बोहाइड्रेट्स के, वैसे आइडेंटिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स को उसमें रखा गया है जिसको पानी में डालने पे 2 हिस्सा से लेकर के 10 हिस्सा तक टूटता है। यानी 10 हिस्सा में टूट रहा है क्योंकि वो 10 मोनोसेकेराइड से बना हुआ है, 2 हिस्सा में टूट रहा है क्योंकि वो 2 मोनोसेकेराइड से बना हुआ है, 3 में टूट रहा है तो 3 से बना हुआ है, 4 में टूटेगा, 5 से तो 5 में। लेकिन मोनोसेकेराइड्स क्या है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसीलिए उसको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। आगे बात समझ में। आदि से बना होता है, अब 2 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना। इस सबको तोड़ने पर क्या मिलेगा, इस सबको बोलेंगे एकलक को बहुलक कहते हैं, ठीक है। अब इस यहां से अब सबको ये क्या बोल सकते हैं, क्या इसको पॉलीमर कह सकते हैं, तो बिल्कुल पॉलीमर कह सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक तरीके से एक दूसरे से चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये सबको क्या बोलते हैं, ये सबको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब हम लोग को बोलते हैं, मान लो एक मोनोसेकेराइड्स था और दूसरा मोनोसेकेराइड से जुड़ा हुआ था, तो ये जो एक मोनोसेकेराइड था और यहाँ पे एक मोनोसेकेराइड था, ये जो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, तो ये किस कैटेगरी में लाई किया, ओलिगोसेकेराइड्स। तो ये दोनों जो आपस में जुड़ा था, ये कुछ ना कुछ बॉन्ड से तो जुड़ा होगा, इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, तो याद रखिएगा इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा है कि एक मोनोसेकेराइड्स दूसरे मोनोसेकेराइड से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कितना मोनोसेकेराइड्स मिलेगा, तो 2 मोनोसेकेराइड्स मिलेगा। कितना मोनोसेकेराइड्स मिलेगा, 2 मोनोसेकेराइड्स। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल हो गया सुक्रोज। इससे पहले भी हम बताए थे कि मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है, आपको शुगर का नाम दे देगा, 4 शुगर ऑप्शंस में दे देगा, बोलेगा इनमें से पहचानिए कि मोनोसेकेराइड्स कौन सा है, इनमें से पहचानिए कि ओलिगोसेकेराइड्स कौन सा है, इनमें से पहचानिए कि पॉलीसेकेराइड्स कौन सा है। तो कैसे पहचानिएगा, आपको नाम याद होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारा शुगर है, जब जब खोज होगा दुनिया में तो उसका लिस्ट ऐड होते जाएगा, तो सबको याद करना संभव नहीं है। हमारा मेन फोकस किस में होगा, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसमें अगर कोई ऑप्शंस दिया हुआ है तो उस ऑप्शंस को हमको पढ़ लेना चाहिए। अब सुक्रोज, सुक्रोज ओलिगोसेकेराइड्स कैटेगरी में आ रहा है कि मोनोसेकेराइड्स में, तो ओलिगोसेकेराइड्स में आ रहा है। इस सुक्रोज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, सुक्रोज को अगर हम पानी में डालेंगे और इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे तो ये 2 हिस्सा में टूटता है। ध्यान से देखो, पहला कौन सा हिस्सा में टूटेगा, ग्लूकोज, दूसरा किस में टूटेगा, फ्रुक्टोज। यानी कि सुक्रोज को हम डालेंगे पानी में तो वो ग्लूकोज में टूटता है और फ्रुक्टोज में टूटता है। जाकर के पीछे देखते हैं हम लोग, याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले याद आ जाएगा। सर मोनोसेकेराइड्स क्या बताए थे आप, मोनोसेकेराइड्स वैसा सेकेराइड्स है, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी सबसे छोटा यूनिट है, चाहे वो ग्लूकोज हो जाए, चाहे वो फ्रुक्टोज हो जाए, चाहे वो गैलेक्टोज हो जाए, तो ये सब क्या है, ये सब मोनोसेकेराइड्स है। अब इनको अगर हम पानी में डाल दिए, इसको हम पानी में डाल दिए सुक्रोज को, तो सुक्रोज किससे बना है, पानी में जाने के साथ ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट के अलग हो गया। तो ग्लूकोज किसमें है, मोनोसेकेराइड्स में, फ्रुक्टोज किसमें है, मोनोसेकेराइड। यानी एक मोनोसेकेराइड्स और दूसरा मोनोसेकेराइड्स आपस में जब एक दूसरे से जुड़ा तो जुड़ करके क्या बना दिया, सुक्रोज। और आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए किस बॉन्ड का इस्तेमाल किया, तो उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसको क्यों बोले हम सुक्रोज, किस कैटेगरी में आएगा,
तो सुक्रोज आएगा सर ओलिगोसैकेराइड्स में। क्यों? क्योंकि सुक्रोजवा सर पानी में जाता है जब तो दो हिस्सा में टूटता है सर, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज हो सर और फ्रुक्टोज हो सर, दोनों क्या है मेरा? मोनोसैकेराइड्स। यानी पानी में जाने पर दो हिस्सा टूटे, तीन हिस्सा टूटे, चार हिस्सा टूटे, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 10 तक वो किस में लाई करेगा? ओलिगोसैकेराइड्स। अब 11 हिस्सा में टूट जा रहा है, तो 11 हिस्सा में टूट रहा है तो अब वो किस में चला गया? पॉलीसैकेराइड्स कैटेगरी में। वो कैटेगरी है, एक समूह है। तो सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद होना चाहिए कि सुक्रोज किस में टूटता है? तो फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज। एग्जाम में 100% इसी तरीके का क्वेश्चन आया है और आएगा आने वाले समय में। अगला है लैक्टोज। लैक्टोज किस में होता है सर? तो लैक्टोज सर दूध में पाया जाता है, और यही जब बैक्टीरिया इसमें लैक्टोबैसिलस इस शुगर को खाता है, शुगर में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या है? शुगर है। दूध में, सॉरी, दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या है? यानी कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है। बैक्टीरिया जो उस दूध में पाया जाता है नेचुरली या आसपास में, तो वो दूध में क्या करता है? ये बैक्टीरिया इस लैक्टोज को खाता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। नाम क्या है उसका? लैक्टोबैसिलस। दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्यों है? क्योंकि उसका जो नेचर है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या खा के? तो लैक्टोज, शुगर को खा करके। और यही लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? जब लैक्टिक एसिड खाता है लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में बदलता है, खाता है लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में बदलता है, लगातार लगातार, और लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तो दूध फट जाता है। आया बात समझ में? दही बन जाता है। तो लैक्टोज को, अगर लैक्टोज को हम तोड़ेंगे तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक ओलिगोसैकेराइड्स है, यानी ये सबसे छोटा समूह नहीं है, ओलिगोसैकेराइड्स है। यानी लैक्टोज को जब तोड़ा जाएगा तो लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज सर मोनोसैकेराइड्स की पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स। ये कैसा है? ये मोनोसैकेराइड्स। देखे थे? गैलेक्टोज सर कैसा है? मोनोसैकेराइड्स। यानी दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर के क्या बना रहा है? लैक्टोज बना रहा है। दोनों किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था? दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। तो ये भी कौन सा एग्जांपल हो गया? ओलिगोसैकेराइड्स। पढ़ रहे हो ओलिगोसैकेराइड्स में? तीसरा हो गया एग्जांपल सर मेरा माल्टोज। क्या हो गया? माल्टोज। माल्टोज सर किससे बना है? माल्टोज किससे बना है? तो माल्टोज बना है, देखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यानी एक ग्लूकोज का हिस्सा दूसरे ग्लूकोज का हिस्सा से जब जुड़ जाता है, यानी दो ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, यानी दो ग्लूकोज, ये भी मोनोसैकेराइड्स, ये भी मोनोसैकेराइड्स, जब दोनों आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बना लिया, उसको क्या बोल दिए? माल्टोज बोल दिए। और दोनों जो एक दूसरे से जुड़ा है वो कौन सा बॉन्ड से जुड़ा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब एकदम क्लियर है? यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल किसका हो गया? ये तीनों एग्जाम्पल सर मेरा क्या हो गया? तीनों का तीनों एग्जाम्पल हो गया ओलिगोसैकेराइड्स। क्योंकि ये एक मोनोसैकेराइड से नहीं बना है, ये दोनों सब दो दो मोनोसैकेराइड से बना हुआ है। याद रहेगा? चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है सर? वेरी इजी, कि जब हम उसको पानी में डालें, पानी में जाते के साथ कितना, मिनिमम कितना में टूटना चाहिए? 11। क्योंकि अगर 10 तक टूटा तो सब का सब क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स है। 2 से लेकर के 10 तक ओलिगोसैकेराइड्स, और एक ही हिस्सा में टूटा, यानी पानी में जाने पर भी वो नहीं टूटा, तो वो यानी मोनोसैकेराइड्स था। एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों मोनोसैकेराइड्स है। इसके अलावा चाहे हम सुक्रोज में चले जाए, चाहे हम लैक्टोज में चले जाए, चाहे हम माल्टोज में चले जाए, तीनों का तीनों क्या है? तीनों का तीनों ओलिगोसैकेराइड्स है। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल देख लेते हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 11 होना चाहिए, यानी 10 से अधिक। 10 तक में क्या हो गया? ओलिगोसैकेराइड्स। अब इसका एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है। काइटिन, ठीक है, काइटिन हो गया। अगर इसको देखा जाए तो हिंदी में ऐसे चिटिन लिखा रहता है, तो चिटिन बहुत लोग पढ़ता है, चिटिन नहीं होता है, काइटिन बोलते हैं इसको। ग्लूकोज हो गया, काइटिन हो गया, स्टार्च हो गया, और ग्लाइकोजन हो गया, इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है ना, इत्यादि को काट दो। ये चार को एग्जाम्पल बेसिकली आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या आपसे पूछ सकता है? इसमें आपसे पूछेगा जैसे कि एक पॉइंट और दिया हुआ है, पौधे से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स हमको कहां से मिलेगा? तो याद रखने के लिए याद रख लेना है इसको डायरेक्ट, कि पौधा से जो प्राप्त होता है हमको कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब का सब पॉलीसैकेराइड्स होता है। पौधा से जो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है वो सब का सब पॉलीसैकेराइड्स है। फॉर एग्जांपल स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स है। सुक्रोज क्या हो गया? सुक्रोज क्या हो गया?
ये क्या हो गया मेरा, ओलिगोसैकेराइड्स। फ्रुक्टोज ये क्या हो गया मेरा, बताइए, ये हो गया मेरा मोनोसैकेराइड्स। यानी पौधे से जो हमको प्राप्त होगा वो सारा का सारा मेरे को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, वो स्टार्च भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अब जैसे जंतुओं से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, तो अब जंतुओं से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स का एक लिस्ट बना दिया है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा, पहला है लैक्टोज, दूध से मिलता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। ग्लाइकोजन यकृत लीवर से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का आवश्यकता यानी 50% भाग को पूरा करता है। ऊर्जा का जो आवश्यकता होता है उसका 50% हिस्सा को जो है ये पूरा करता है। इसको आप रख लीजिए 60 से 70%। मिनिमम है 50%, लेकिन 60-70% ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट ही पूरा करता है। यानी 50% ऊर्जा अगर पूरा कर रहा है तो 50% फैट से हो रहा है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का रिक्वायरमेंट कितना होता है शरीर को, 60 से 70%। अगला है कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अब आपको एक चीज याद रखना है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पाचन क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। क्यों, कार्बोहाइड्रेट्स का किसी भी रूप को अगर हम खाएंगे तो हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते उसको उसको अपने अंदर में लेने के लिए हमको ग्लूकोज के रूप में उसको परिवर्तित करना होगा। और 1 ग्राम अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स को अगर यूज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करता है, तो शरीर उसको जब कन्वर्ट करता है तो कितना एनर्जी प्राप्त करता है, 4.2 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर इस्तेमाल करता है शरीर तो उसको कितना कैलोरी में बदलता है, 4.2 किलो कैलोरी में शरीर उसको चेंज कर देता है। और इसी एनर्जी को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्रोत हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब एक ही चीज को बार बार देखने से कोई मतलब नहीं है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, तो ऊर्जा को प्राप्त करना, ठीक है ना, प्रदान करना, प्राप्त करना बोल रहे हैं, प्रदान करना कि ऊर्जा प्राप्त प्रदान करेगा। इसके अलावा क्या होता है, शरीर में भोजन का संचय करना, एक्युमुलेशन करना। क्या होता है कि मान लीजिए आप खाना खाए, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, ऊर्जा का जरूरत था, पूरा हो गया। अब मान लीजिए दोबारा आपको जरूरत का मतलब जरूरत पड़ा, हमको ऊर्जा चाहिए। अब शरीर में अगर ऊर्जा का स्रोत है ही नहीं, यानी स्टोर करके हम रखे ही नहीं ऊर्जा, ऊर्जा कहां से मिलेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। अगर शरीर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करके नहीं रखेंगे तो अब क्या होगा, हमको चाहिए ऊर्जा। हम क्या चाहेंगे कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाएं ऊर्जा के लिए। अब मान लीजिए ऊर्जा शरीर में मेरा खत्म हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो पचाने में भी समय लगेगा, पता चला ऊर्जा खत्म हो गया और हम मर गए। तो ऊपर वाला क्या किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स को शरीर में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट स्टोर करके रखा जाता है। तो एक्युमुलेशन करने का भी काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट्स एक तो ऊर्जा प्राप्त प्रदान करेगा और उस जो प्राप्त होगा उस ऊर्जा से हम अलग अलग कार्य को करने में क्या होंगे, सामर्थ्य रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ऊर्जा मेरे अंदर जमा भी होगा, एक्युमुलेट होगा, ठीक है ना। किस रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेरे अंदर स्टोर होगा ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर करता जाता है। और इसमें यूज होता है इंसुलिन, इंसुलिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो ग्लूकोज आता है शरीर में एक्स्ट्रा, उसको इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। फिर ग्लाइकोजन को जब जरूरत होता है शरीर को, तो ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जरूरत के आधार पर। यही चीज को यहाँ पे बताया गया है। ग्लूकोज जो होता है, इंसुलिन हार्मोन की मदद से शरीर में यकृत तथा मांसपेशियों में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी कि स्किन के अंदर में लेयर्स बना के, लीवर के अंदर में वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ग्लूकोज की मात्रा जैसी शरीर में कम होता है, जब भी लगता है कि शरीर में ग्लूकोज कम हो रहा है तो क्या होता है, तब ग्लूकागॉन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो अब आपको एक चीज याद रखना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन किया, इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन किया, तो कौन कन्वर्ट किया, ग्लूकागॉन। ये भी क्या है सर, तो ये भी एक हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन है। यानी हार्मोन का इस्तेमाल हुआ, ग्लूकोज को बदल दिया किसमें, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को वापस बदल दिया किसमें, ग्लूकोज में, जब जरूरत हुआ। जब खून में अधिक मात्रा में क्या मिलने लगा, अधिक मात्रा में मिलने लगा मेरे को ग्लूकोज, तो तुरंत उसको इंसुलिन कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। जब लगा कि खून में अब ग्लूकोज का कमी हो रहा है, अब जरूरत है शरीर को, तो
तुरंत एक हार्मोन रिलीज हुआ, कौन सा? ग्लूकागॉन। कौन सा फॉर्म रिलीज हुआ? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन क्या किया? तुरंत वापस किसको? तुरंत वापस मेरा जो ग्लाइकोजन के रूप में जो मेरे अंदर में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ था, उसको वापस किस में परिवर्तित कर दिया? उसको वापस परिवर्तित कर दिया मेरा ग्लूकोज में। अब शरीर में फिर से क्या हो गया? ग्लूकोज का जो लेवल था वो मेंटेन हो गया। ये कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के निर्माण में मदद करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन्स में भी इसको यूज किया जाता है, उसका झिल्ली को निर्माण करने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जो संघ ऑर्थोपोडा होता है, उसके जंतुओं में जो बाहर का एरिया होता है उसको काइटिन के रूप में वहां पे कंकाल बनाने का, उसका वाटर शेप बनाने का ये काम करता है। इसके अलावा डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी सहयोग होता है। एक्सपेरिमेंट खाद्य पदार्थों में कार्बनिक एसिड की उपस्थिति को कैसे चेक किया जाता है, तो उसके लिए जैसे कि स्टार्च, यहाँ स्पेलिंग गलत है, स्टार्च का एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस है। जैसे आलू में स्टार्च होता है, तो क्या करते हैं, मान लो अगर हम टेस्ट ट्यूब में आयोडीन ले ले, ठीक है, आयोडीन ले ले एक टेस्ट ट्यूब में, और एक बूंद मिलाने पर उसका गहरा नीला रंग हो जाएगा। और अगर रंग नहीं बदला, ठीक है ना, रंग अगर नहीं बदलेगा तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे अंडा का हम सफेदी लेते हैं, तो सफेदी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, तो उसमें अगर आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आलू में डालेंगे तो उसका हरा गहरा नीला रंग जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, शक्कर। अब शुगर का टेस्ट एक और हम लोग करते हैं, शुगर के बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है बेनेटिक सोल्यूशन, ठीक है ना, बेनेटिक सोल्यूशन। जैसे इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारा सब्जी ऐसा होता है जिसमें अलग अलग मात्रा में शुगर मौजूद है, ठीक है। शुगर ऐसा जैसे कि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। अब इस तरीके से अगर हम लोग शुगर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखोगे मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, तो इसको पानी में डालने पे क्या होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। ऑलिगोसैकेराइड्स क्यों नहीं होता है ब्रेक, ये ब्रेक क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे छोटा यूनिट है, इसको और फर्दर तोड़ा नहीं हो सकता। ऑलिगोसैकेराइड्स 2 से लेकर के 10 हिस्सा में टूट जाता है। लेकिन जो पॉली होता है ना, पॉली को पानी में डालने पर ही जल्दी से जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेबल होता है। खैर ये सब इतना जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि शुगर कुछ कुछ टेस्ट देता है। ये टेस्ट के लिए एक रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इस रिएजेंट को बोलते हैं हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे क्या रहता है इसमें। जैसे मान लीजिए हम एक टुकड़ा लिए, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किए हम इस टेस्ट ट्यूब में हम भर दिए, इसका रंग रहता है इस तरीके का, रंग रहता है, ठीक है, इस तरीके का रंग रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। मान लो इसमें कलर चेंज करो ताकि देखने में आसान होगा आप लोग को। इसको कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, ये है मान लो बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब इसमें क्या किए हम, उठा करके डाल दिए, फॉर एग्जांपल इसमें डाल दिए हम एक आलू टाइप का चीज डाल दिए, दिख रहा है वहां से, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। एक आलू जैसा चीज डाल दिए, थोड़ा सा इसको और डार्क कर देते हैं, ठीक है ना, कोई एक चीज डाल दी, एक मटेरियल डाल दिए, ठीक है ना, एक मटेरियल डाल दिए इसमें। अब मटेरियल डाल दिए तो क्या क्या कंडीशन आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन क्या क्या आ सकता है? पहला कंडीशन आता है इसमें, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि के सर बता दिए। या तो इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा, और इसका एक एक कंडीशन और हो सकता है कि पूरी तरीके से इस तरीके से ग्रीन नहीं हुआ, तो एक चीज और हो सकता है, एकदम लाइट येलो, इस तरीके का कलर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का कलर आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ठीक है ना, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या होगा, देखिए कंडीशन बी।
कंडीशन बी में क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर आ जाएगा इसका। कैसा कलर आ जाएगा, ऑरेंज कलर। अब क्यों ऐसा हो रहा है, अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका कैसा कलर हो जाएगा, ऑरेंज कलर। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एकदम डार्क रेड हो जाएगा ये, जिसको बोलते हैं ईंटा वाला कलर जो होता है, ठीक है ना, ब्रिक रेड, ईंटा के जैसा कलर हो जाएगा इसका। आपसे यही पूछ सकता है कि बेंटिक सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन जो आएगा, पहला लेवल का जो क्वेश्चन आएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि चलो बबुआ आप मेरे को ये बताओ, क्या सर, कि किसी चीज में चीनी मौजूद है कि नहीं, इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे। तो आयोडीन वाला तो एक टेस्ट हो गया, किसी चीज में चीनी मौजूद है कि नहीं, इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे सर, तो इसका बहुत एग्जांपल आसान है, बेंटिक सोल्यूशन लेंगे। ये ओवरऑल हम लोग फेलिंग सोल्यूशन का जो टेस्ट होता है उसकी जगह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इसका जो कलर होता है, बेंटिक जो सोल्यूशन होता है, बेनिडिक्ट सोल्यूशन जो होता है, इसका कलर यहाँ पे देखो दिखा दिया है, कैसा कलर का रहता है, तो ब्लू कलर का रहता है। ये कैसा कलर का है, तो ब्लू कलर का। अगर इसके अंदर जो चीज डाला गया है उसमें अगर एकदम थोड़ा मात्रा में चीनी होगा, चीनी का एकदम हल्का मात्रा मौजूद होगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। यानी कि कितना है इसमें, इसमें वेरी लेस अमाउंट में है, वेरी लेस अमाउंट में शुगर है, यानी बहुत कम मात्रा में। यानी क्या है, बहुत कम है चीनी। अगर कम है तो पहला ऑप्शन ये हो गया, या तो ग्रीन हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन इसमें या तो क्या हो जाएगा, या तो येलो हो जाएगा। दोनों केस में लाइट येलो या तो ग्रीन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें इसमें जो चीनी मौजूद है वो कैसा है, वो बहुत कम मात्रा में, जैसे कि पोटैटो है, ये है, तो ये सब इस तरीके का टेस्ट लेगा। तो ये टेस्ट ज्यादा बेटर टेस्ट है, क्योंकि अगर मान लो इसमें चीनी मौजूद नहीं है तो ब्लू का ब्लू रह जाएगा, लेकिन कितना मात्रा में मौजूद है वो भी पता चल सकता है कलर से। दूसरा कि मान लो अगर इसका कलर जो हो गया बबुआ बहुत ज्यादा डार्क हो गया, जैसे कि इसमें देख रहे हो, तो इसका मतलब है इसमें अच्छा खासा मात्रा में मौजूद है, यानी अच्छा मात्रा में मौजूद है, मात्रा में है, यानी कि अच्छा मात्रा में है। ये बात क्लियर हो गया। और तीसरा कंडीशन हो गया कि एकदम रेड हो गया, ईटा की तरह, जो ईटा का जो रंग होता है वैसा रेड हो गया, ठीक है ना। ये कलर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कलर इसको हम चेंज कर देते हैं। मान लो इस तरीके का कलर आ गया, ये तीसरा नंबर हो गया, एकदम रेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बहुत बहुत अधिक है, यानी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, बेंटिक टेस्ट। तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें क्या क्या चीज मिलता है, बेंटिक टेस्ट में क्या क्या होता है, तो आपको अगर नोट करना है तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहला होता है सोडियम कार्बोनेट, ये तीन चीज का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा रेयर ऑफ द रेयर आपसे पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला हम लिख दिए, ठीक है ना। कि मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया रेयर ऑफ द रेयर कि क्या क्या होता है, तो पहला हो गया सोडियम कार्बोनेट। दूसरा इसमें मौजूद होता है सोडियम सीट्रेट, सोडियम सीट्रेट, तीन चीज से बना होता है। तो सोडियम कार्बोनेट मिक्सचर होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सीट्रेट, हम बोर्ड से हट गए, इसको आराम से देख करके लिख लीजिए। और तीसरा होता है कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यहां लिख देते हैं कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये तीन चीज का मिक्सचर होता है। अगर कभी चल करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हो सकता है कभी चल करके डायरेक्ट पूछ दे रहा, वहां पे परेशान पागल हो जाएगा आदमी कि इसका पूछ लिया है कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये रिएजेंट का जो टेस्टिंग लिक्विड होता है, एक ड्रॉप होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के लिए, इसमें क्या क्या चीज होता है। तो पहला याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सीट्रेट, और तीसरा हो गया कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो आई होप ये टेस्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस एजेंट का कलर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ फैट वसा, वसा के अणु जो होते हैं ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। यानी कि पहला क्या हो गया, ग्लिसरॉल, और दूसरा कौन सा हो गया, वसा अम्ल, फैटी एसिड। ये दो चीज से मिलकर के हमारा क्या
तैयार होता है तो फैट्स तैयार होता है। अब इसका अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स था उसमें क्या है था, याद करो, कार्बोहाइड्रेट्स में ये रेशियो क्या था, तो कार्बोहाइड्रेट में ये रेशियो था 1:2:1 का, और इसमें ये क्या होता है, तो इसमें 1:2:1 के लगभग होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में रेशियो क्या होता है, ज्यादा बेहतर होता है। कहने का क्या मतलब है, इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो खराब होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो किसमें ज्यादा, मतलब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का अणु किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में या फैट में। तो याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन के अणु तुलना में, किसके तुलना में, कार्बोहाइड्रेट्स में। क्योंकि एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ था, लोग इसको जनरली स्किप कर देते हैं, लेकिन ये चीज हम बता दिए। मान लीजिए कल चल करके आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन, मान लो फैट दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, बोलेगा ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन का अणु ज्यादा किस में होगा, फैट में या कार्बोहाइड्रेट्स में, तो फैट में होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक है, परंतु इसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ अनुपात कम होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, कम है। ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है, ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, ऑक्सीजन के बारे में, और किसी के बारे में बात नहीं हो रहा है। कि ज्यादा मात्रा में 1 ग्राम फैट ले और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, तो ज्यादा ऑक्सीजन किसमें है, यानी ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन वो O2 वाला नहीं, सांस लेने वाला मत समझ लीजिएगा, सांस लेने वाले एयर नहीं, ऑक्सीजन मतलब उस तत्व के अंदर, यानी तत्व के रूप में जो ऑक्सीजन है उस कंपाउंड में, उस यौगिक में जो तैयार हुआ है, जो कंपाउंड तैयार हुआ है, फैट का जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ है उसमें जो मौजूद है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो ज्यादा किस में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा। एक पॉइंट था जो दिया हुआ था एनसीईआरटी में, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब इसका अगर देखा जाए तो पाचन क्रिया के दौरान जो होता है, जो वसा होता है, वो ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल में जो है पुनः टूट जाता है। जो वसा जो होता है, फैट जो होता है, वो वापस टूट जाता है। वसा बनता किससे है, तो बोला जा रहा है वसा बनता है ग्लिसरॉल और वसा अम्ल से, दोनों के मिलने से फैट बनता है। और जब शरीर में खाते हैं तो जब पचने लगता है, वो वापस जब पचता है तो वो ग्लिसरॉल और वसा में वापस क्या होता है, टूट करके 2 हिस्सा में विभाजित हो जाता है। और जब ये टूटता है तथा ऊर्जा प्रदान करता है। अब अगर देखा जाए तो 1 ग्राम फैट यानी वसा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो कितना एनर्जी में शरीर इसको परिवर्तित कर पाता है, तो 9.3 किलो कैलोरी। अगर देखा जाए तो फैट और एक तरफ है मेरा कार्बोहाइड्रेट्स, तो 1 ग्राम अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो फैट देता है। कितना गुना ज्यादा देता है, तो 2.25 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। आ गया बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया हुआ है, कितना गुना करता है वो भी याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में कभी पूछ दे, तो वहां पे एनसीईआरटी का एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। तो सामान्यतः जो व्यक्ति जो है ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो 20 से 30% शरीर का जो ऊर्जा होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो वसा से प्राप्त होता है, ठीक है ना, यानी फैट से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यही डेटा आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्टली ये 20 से 30% भी आपको याद होना चाहिए। स्रोत के आधार पर वसा को 2 वर्गों में बांटा गया। अब मतलब स्रोत के आधार पर कि कहां से यह प्राप्त हो रहा है, वो 2 आधार पर बांटा गया है। पहला हो गया मेरा जंतु वसा, सिंपल सा हो गया, जंतु मतलब जो इंसान से मिल रहा है, जैसे कि दूध में, पनीर में, मक्खन में, अंडा में, मछली में, तेल में, तो इस तरीके का। अगला है वनस्पति, वनस्पति में अखरोट हो गया, इसमें भी मिलता है, बादाम में, मूंगफली में, नारियल, सरसों तेल हो गया, सूरजमुखी इत्यादि, इस सब तेल में जो प्राप्त होता है उसमें जो हमको वसा मिलता है वो वनस्पति का स्रोत हो गया। ये इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु से प्राप्त वसा ठोस अवस्था में होता है तथा वनस्पति में मतलब देखा जाए तो जो जंतु है, यानी जैसे हम मान लीजिए बकरा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो मांस में जो वसा मिलता है वो ठोस अवस्था में मिलता है। लेकिन जैसे कि अगर हम पेड़ से कुछ प्राप्त चीज खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं या कोई बादाम खा रहे हैं, ठीक है ना, सूरजमुखी का बीज खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो वसा है वो तरल के रूप में मौजूद रहता है। ये तो सिंपल सा चीज है, ठीक है। खैर आपको अगर पता नहीं था तो आपको ये याद रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि वसा जो होता है उसको आंसप्तित के आधार वसा को जो है 2 पार्ट में बांटा गया।
यानी उसका स्टेबिलिटी के आधार पे, उसका नेचर के आधार पे वसा जो है दो प्रकार का हो गया। एक हो गया असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला क्या हो गया? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस तरीके का कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो कार्बन होता है, इन तरह का कार्बन, यानी कि अब एक बात बताइए सर, ये अगर मेरा फैट है तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लियर है बात। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और फैट में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का संख्या इसमें कम होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन का संख्या अनुपात की तुलना में देखा जाए तो हाइड्रोजन के अनुपात में अधिक होता है। एक बात क्लियर है सर, यानी इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ और ऐसा वाला हम फैट खा रहे हैं तो वैसा वाला फैट को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अब क्या ये अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है सर या बुरा होता है? तो ये सर मेरा अच्छा फैट होता है। ये क्या होता है? अच्छा फैट होता है। इसको बोलते हैं हम गुड फैट। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम सेवन करेंगे तो इसका सेवन करने पर मेरा कोलेस्ट्रॉल होने का संभावना, हार्ट अटैक होने का संभावना, या आने वाले समय में जो दिल के पास की जो नली होती है उसमें चर्बी जम जाने के कारण क्या होता है कि जो रक्तचाप है वो सही से नहीं हो पाता है और क्या होता है? हार्ट अटैक, हार्ट चोक कर जाता है। क्या करता है? हार्ट चोक कर सकता है। तो ये होने का संभावना खत्म हो जाता है। तो ये अच्छा फैट माना जाता है। अब ये कहां कहां मिलता है? तो मछली के तेल में जो पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड होता है, वनस्पति तेल में जो पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट में आपको ओमेगा 3, इसके अलावा मछली अगर खा रहे हो तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, बहुत अलग अलग तरह का फैटी एसिड्स सुने होंगे आपको मिलता है। ये सब क्या होता है? सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और ये सब बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। जिन वसा अम्लों में अंतरिप्त बंध की शाखाएं एक से अधिक स्थान पर होने पर उन्हें पॉली अंतरिप्त वसा अम्ल कहते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है जिसमें मान लो एक से अधिक जगह में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, जो कि अभी हम बताए थे। ठीक है ना? एक से अधिक स्थान पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके का फैटी एसिड्स को क्या कहते हैं? इस तरीके का फैटी एसिड्स को कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आ गया बात समझ में? पॉली मतलब एक से अधिक जगह में डबल बॉन्ड है, एक से अधिक जगह में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब क्या है? फैटी एसिड। हमें सबका सब क्या है? अनसैचुरेटेड है। अगर एक जगह में है तो नॉर्मल अनसैचुरेटेड, एक से अधिक जगह में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है उस तरीके का वसा में, तो उस तरीके का वसा को बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे पूफा भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये सब पूछ सकता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं? जहां पे एक से अधिक स्थान पर क्या हो? तो अंतरित्र बंध की शाखाएं हो, यही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की शाखाएं इसे कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती। और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसा ज्यादा अच्छा होता है कि असंतृप्त? तो आपको बोलना है संतृप्त। ज्यादा जल्दी कौन पच सकता है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड जल्दी पचता है, ज्यादा आसानी से पचता है। ठीक है, अगला है, अब बोलेगा ये ज्यादा स्टेबल होता है, स्थिर होता है, कि अनसैचुरेटेड ज्यादा स्थिर होता है? तो अस्थिर जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, इसीलिए वो जल्दी पचता है, इसीलिए वो हानिकारक उतना नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है ना? अधिकतर जंतु वसा होते हैं, जैसे कि मान लो समानता ताप पर या ठोस होता है, जैसा कि मक्खन। मक्खन क्या है? मक्खन बहुत डेंजर चीज होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, मक्खन से कोलेस्ट्रॉल का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ पाम का तेल संतृप्त वनस्पति तेल के उदाहरण है। अगर वनस्पति में जाना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो मक्खन क्या है? सैचुरेटेड है। इसके अलावा अगर वनस्पति यानी पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाला अगर हमको सैचुरेटेड चाहिए तो कभी भी अगर देखना है तो एक हो गया नारियल का तेल और दूसरा हो गया ताड़ यानी पाम का तेल। इसीलिए बोला जाता है कि पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, थाईलैंड, इधर एरिया से जो है पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, इसको सरसों तेल में साला मिला दिया जाता है, सूरजमुखी का तेल में मिला दिया जाता है, बहुत डेंजरस होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कौन सा एसिड है? इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है, हार्ट का पूरा सत्यानाश कर देता है, डेंजरस है ये। नारियल का तेल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगला है, आहार में अंशित्र वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कम होना चाहिए असंतृप्त की, संतृप्त की, और असंतृप्त की अधिकता होनी चाहिए।
कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है तथा इसकी कठिन्य यानी कुछ बीमारी है जिसका नाम याद रख लेना, एस्ट्रियोलोसिरोसिस, और दूसरा हो गया माइकोकार्डियक इन्फर्क्शन, वही हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो ये जो डिजीज है वो किसके वजह से होता है? संतृप्त वसा के कारण होता है कि असंतृप्त? तो संतृप्त वसा के कारण होता है, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन और कार्बन का कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो 1 डिग्री कार्बन मिलता है। ये स्थिर होता है ज्यादा कि कम स्थिर होता है? ज्यादा स्थिर होता है। इसको पचाने में समय लगता है कि कम समय लगता है? इसको पचाने में समय लगता है। ये 1 डिग्री कार्बन होता है और ये स्थिर होता है, इसको पचाने में समय लगता है, ये हानिकारक होता है और इसकी मात्रा कम होनी चाहिए खाने में। अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो क्या हो सकता है? बहुत अधिक मात्रा में खाओगे तो क्या हो सकता है? बहुत तरह का बीमारी हो सकती है। अब फंक्शन ऑफ फैट्स क्या हो गया? ऊर्जा का संचयित स्रोत है, ऊर्जा का एक स्रोत हो गया। इसके अलावा शरीर के अंदर में क्या होता है? स्किन के अंदर में एक लेयर मौजूद रहता है, ठंड से बचाएगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसान होता है। इसके अलावा एक चीज को याद रखना है कि जो मेल का जो बॉडी होता है उसमें फैट सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है? तो पेट में, उसके बाद फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। और जो फीमेल्स होती है उनके पहले पूरे बॉडी में फैट स्टोर होता है, लास्ट में उनके पेट में आता है। तो अगर फीमेल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले फीमेल जल्दी पतला कौन हो सकता है? मेल जल्दी पतला हो सकता है या फीमेल? तो मेल जल्दी पतला हो सकता है, लेकिन उसका पेट कम होने में क्या होगा नहीं पता, शायद होगा, मेरा ही होगा, चेक कर लेंगे। तो मेल को पतला अगर होना है तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मेल का फैट शरीर से कम होगा, ठीक है? शरीर से कम होने के बाद लास्ट में उसका पेट से कम होगा। पेट घटाना मेल के लिए दिक्कत है, लेकिन फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए शरीर से फैट घटाना मुश्किल है, पेट वो कम कर लेगी, क्योंकि सबसे पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगी तो पहले उसका पेट कम हो जाएगा, लेकिन फैट उसका बॉडी से कम करने में उसको टाइम लगेगा। अगला है वसा धात रोगी आवरण के रूप में अनेक अंगों में कोर सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि वृक हो गया, किडनी, नेत्र, गोला, अंडाशय। जर्क होता है ना, जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तो किडनी में जर्क पड़ रहा है, तो चर्बी का एक लेयर रहता है जो इसको क्या करता है? बचा के रखता है। आंख जो होता है आंख के पीछे भी रहता है, जरूरी है। अंडाशय जो हो गया, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, ये सब का जो एरिया होता है वो सब में भी फैट होता है, ये सब बचा के रखता है। जैसे शरीर में चोट लग गया, हिप में लग जाता है चोट, गिर गया या पेट में लग गया चोट, तो चर्बी का एक लेयर रहता है जो इसको क्या करता है? एक स्पॉन्जीनेस प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है। वसा कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण घटक है। तो वसा जो है कोशिका झिल्ली में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स प्रदान करता है इसको मेंटेन, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगला देखते हैं प्रोटीन, लास्ट है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन एक बहुलक यानी पॉलीमर है जो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। और ये जो अमीनो एसिड्स होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो एक बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और अमीनो एसिड्स के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड बॉडी में जो हमारा जो शरीर होता है उसमें कम से कम कितना अमीनो एसिड्स का जरूरत होता है? तो 20 अमीनो एसिड्स का जरूरत है, ठीक है? जिसमें से शरीर में कितना बन जाता है? 10 शरीर ऑटोमेटिक बना लेता है। 10 का जरूरत पड़ता है बाहर से लेने के लिए, वो शरीर नहीं बना सकते, वो अलग अलग चीज से मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? तो पहला हो गया कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन तत्व रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और इसके अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये 4 चीज रहता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो फैट रहता है उसमें क्या रहता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसमें क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जो प्रोटीन रहता है उसमें कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, उसके साथ साथ क्या रहता है? नाइट्रोजन भी पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से 20 रहता है जिसमें 10 मिलता है, बाकी 10 को क्या बनाना पड़ता है? शरीर से खुद बनाना पड़ता है, बाहर से खाना पड़ता है शरीर को। तो जो शरीर खुद से बना लेता है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, यानी गैर जरूरी अमीनो एसिड। खाओ भी तो ठीक, नहीं खाओ तो भी ठीक, क्योंकि नहीं भी खाओगे तो शरीर क्या करेगा? ऑटोमेटिक उसको बना लेगा शरीर में। लेकिन जो 10 अमीनो एसिड जो शरीर नहीं बना सकता है उसको खाना पड़ेगा, वो कहलाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ये सब का प्रमुख स्रोत क्या है? दाल है, सोयाबीन है, दूध है, फल है, मटर है, पनीर। और अगर इसको नहीं लोगे तो अमीनो एसिड्स नहीं बनेगा और शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। आया बात समझ में? वेल का जो त्वचा के नीचे जो वसा होता है, ब्लबर बोलते हैं, के रूप में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
भोजन में प्रोटीन की कमी से शारीरिक एक मानसिक वृद्धि एक रुक जाती है। इसके अलावा कमी को प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। यानी अगर शरीर में कमी हो गया प्रोटीन का तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पीसीएम भी कहते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। और प्रोटीन का अगर कमी हो गया तो शरीर के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी रुक जाएगा, यानी शरीर भी कमजोर होगा होगा साथ ही साथ ब्रेन में भी क्या होगा, असर होगा, ब्रेन भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। और जिसमें बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, पत्ता है बच्चा एकदम सूख करके हड्डी की तरह हो जाता है, मैरस्मस बोलते हैं, एवं हड्डी वड्डी टेढ़ा वेढ़ा होने लगेगा, शरीर एकदम अजीब सा हो जाएगा। दूसरा होता है क्वाशीकोर नामक रोग हो जाता है। तो ये दो रोग एग्जाम में पूछेगा किसके कारण होता है, तो तुरंत बताना है कि प्रोटीन का कमी की वजह से। अब प्रोटीन का कमी क्यों हुआ, प्रोटीन का कमी इसलिए हुआ क्योंकि आप अमीनो एसिड्स नहीं लिए, ऐसा चीज नहीं खाई जिससे अमीनो एसिड्स मिले। बहुत लोग ऐसा होता है जिसको अमीनो एसिड्स कट मतलब पूरा नहीं अगर हो पाएगा तो भी उसका शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए ये जो अमीनो एसिड्स बनता है जो शरीर खुद बनाता है, कभी कभी ये भी शरीर पूरी तरीके से नहीं बना पाता है। तो यही अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए शरीर को क्या चाहिए होता है, मिनरल्स और विटामिन चाहिए होता है। तो मिनरल्स और विटामिन तो सही मात्रा में मिलेगा तो जो 10 अमीनो एसिड शरीर में बनता है वो अब शरीर पूरी तरीके से बना पाएगा, और बाहर से 10 अमीनो एसिड्स जो हम लोग खाएंगे उससे मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी जो शरीर खुद बनाता है वो भी कम पड़ने लगता है, तो इसीलिए हम लोग मिनरल्स विटामिन लेते हैं ताकि शरीर को वो सारा चीज मिले जिससे वो क्या कर सके, अमीनो एसिड्स बना सके। और फाइबर का रोल पता है, बॉल मूवमेंट को सही करता है, और पानी का आवश्यकता है ताकि ये सारा चीज क्या हो सके, पूरी तरीके से चल सके। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर पूरी तरीके से हम लोग का खत्म हो गया। और अगर आपको कोई तरह का क्वेश्चन हो, डॉट हो, एमसीक्यू लेकर के आएंगे, उसमें पूरी तरीके से चैप्टर को हम लोग कवर अप कर लेंगे। चैप्टर आई होप थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये जरूरी था ताकि एक ही क्लास में हम लोग जो है इसको पूरी तरीके से क्या कर सके, खत्म कर सके। अब हम लोग इस आपसे विदा लेते हैं। अगर किसी को कोई डॉट है तो 2 मिनट में वो मेरे से पूछ लेगा, ताकि इस 2 मिनट में आप पूछ लीजिए कुछ डॉट है तो तुरंत अभी हम आंसर कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।